हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का जीके की इस महाश्रृंखला में। जी हाँ दोस्तों, जीके की इस महाश्रृंखला में आज हम कवर करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान, साथ में कवर करने वाले हैं भारत सामान्य ज्ञान। इसके अलावा ज्योग्राफी जीके भी हम डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पर जनरल साइंस का जीके भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स रहने वाले हैं, सो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये मॉक टेस्ट जो होने वाला है आपका लाइव चैट में, आप अपना जो है उत्तर बता के अपनी क्विक रिवीजन कर सकते हैं। इससे आपको जो है फायदा ये होगा कि आप इससे जो है एनालिसिस कर सकते हो कि आपको जो है बेसिक सा नॉलेज कितना है, कितनी जो है आपकी प्रिपरेशन है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जीके रहने वाला है ये ना सिर्फ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, बल्कि दोस्तों यहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स हैं जो कंडक्ट करवाए जाते हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा, उन सभी के लिए होने वाला है इंपॉर्टेंट। सो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। जो भी आंसर्स यहां पर आपसे पूछे जाएंगे लाइव चैट में आप जो है अपना उत्तर दीजिए। ये लाइव प्रीमियर है दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, इसीलिए जो है हम आपको जो है नाम नहीं ले पाते जितने भी जुड़ते हैं हमारे साथ, ना ही उनका रिप्लाई कर पाते, क्योंकि लाइव प्रीमियर में आप जानते हैं कि हम रिप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, चाहकर भी नहीं कर सकते। बट दोस्तों यहाँ पर जो है आप सभी के कॉमेंट जो है पढ़े जाते हैं, आप सभी की लाइव चैट पढ़ी जाती है, इसीलिए रेगुलरली जो है अपने आप जो है आंसर आप बता सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, जब जुड़ने लगे हैं तो क्यों ना आज के सेशन को हम स्टार्ट करें। और आज के सेशन को जो है हम हिमाचल जीके से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे यहाँ पर जो है सभी तरह के जीके को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को जो है हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारे पास, 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का जो नेतृत्व था वो किसने किया। ठीक है, आपको बताना है कि जो सुकेत सत्याग्रह हुआ था 1948 ईस्वी में, उसका नेतृत्व किसने किया। आपके ऑप्शंस है सदाराम चंदेल ने, फिर आपके पास है बी सीताराम शर्मा ने, या सुखराम ने, या फिर पद्मदेव ने। ठीक है, तो जल्दी से अपना उत्तर आप बता दीजिए। सुकेत सत्याग्रह के जो नेतृत्व हुआ था, ठीक है, ये आपके पास मॉक टेस्ट है और काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास यहाँ पर अपने नॉलेज को एनालाइज करने की, यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट देने की, वो भी बिल्कुल यहाँ पर फ्री क्लासेस ये चली हुई है। किसी भी तरह की आपसे जो यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का यहाँ पे चार्जेस नहीं लिए जाते, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो आंसर्स जल्दी से दीजिए, धीरे धीरे हमारे साथ व्यूअर्स जुड़ेंगे तो धीरे धीरे हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट करेंगे। 1948 ईस्वी में सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया। सदाराम चंदेल ने, सीताराम शर्मा ने, सुखराम ने, या फिर पद्मदेव ने। तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा पद्मदेव ने। जी हाँ दोस्तों, पद्मदेव ने जो है वो 1948 में, ठीक है, 18 फरवरी 1948 में जो है ये जो है नेतृत्व किया था। आंदोलन जो है ये उग्र हो गया था। वैसे तो अगर सुकेत सत्याग्रह की बात करें तो 1945 में ही इसकी योजना जो है तैयार कर ली गई थी, परंतु 1948 में जो है इसका आंदोलन जो है काफी तेजी से चला और उग्र आंदोलन ये हो गया था। ठीक है, उसी कारण जो सुकेत को जो है वो यहाँ पर शामिल कर लिया गया था, आप जानते ही हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से अभी हम नहीं जानेंगे क्योंकि मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में हम जो है यहाँ पर आपको ब्रीफली बताएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1942 से 1945 के दौरान जो है शिमला किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था। ठीक है, 1942 और 1945 के दौरान जो है शिमला जो है किस निर्वासित सरकार का मुख्यालय था। जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। आपको जो है मैं यहाँ पे टाइम देता हूं, अफगानिस्तान, बर्मा, तिब्बत, बांग्लादेश। ठीक है, टाइम आपको दिया जाता है ताकि आप जो है आराम से सोचकर बता सकें। जल्दी से बताइए, 15 से 20 सेकंड का टाइम आपको दिया जा रहा है इस लाइव मॉक टेस्ट सीरीज में। 1942 से 1945 के दौरान, और 1945 के दौरान ही आपका सुकेत सत्याग्रह हुआ था, तो काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं इतिहास के अगर हम देखें झांक कर। तो इसका सही उत्तर आपका रहेगा बर्मा। जी हाँ दोस्तों, बर्मा जो थी एक ऐसी निर्वासित सरकार थी जिसका मुख्यालय जो था 1942 से 1945 के दौरान जो है शिमला में रहा था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये निर्वासित सरकार होता क्या है। ठीक है, निर्वासित सरकार की अगर हम बात करें दोस्तों, तो निर्वासित सरकार एक ऐसी सरकार होती है जो अपने क्षेत्र से बाहर रहती है। ठीक है, जो भी उसका क्षेत्र रहता है, जैसे मान लीजिए आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं, जैसे तिब्बत है, ठीक है, तो दलाई लामा जो आपके पास रहते हैं
जैसे धर्मशाला में ही वो रहते हैं, तो ये एक क्या है, वो एक निर्वासित सरकार है, ठीक है, निर्वासित सरकार है। उसी तरह से जैसे आपके पास जो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा जो है आजाद हिंद फौज बनाई गई थी, ठीक है, उसको मान्यता जो थी वो जर्मनी द्वारा दी गई थी। अन्य भी कई कुल मिलाकर 3-4 ऐसे देश थे जिनके द्वारा जो है मान्यता दी गई थी। तो उस समय जो थी वो भी एक निर्वासित सरकार के तहत जो है उसका गठन हुआ था। तो निर्वासित सरकार आप समझ गए होंगे कि किस तरह की सरकार होती है। तो बर्मा जो थी एक ऐसी निर्वासित सरकार थी जिसने 1942 से 1945 तक जो है शिमला में अपना मुख्यालय रखा था, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा जो है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसमें से कौन सी जो मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए यानी कि कॉटन जो आपके पास रहता है उसकी खेती के लिए जो है वो उपयुक्त रहती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, ठीक है, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटराइट मिट्टी कपास की खेती के लिए। इस तरह के काफी ज्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। और यहाँ पर आपके उत्तर का वेट हमें है, जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। सभी के आंसर्स तो पढ़े जाते हैं बट हम जो है यहाँ पर आपको, चलिए, तो इसका सही उत्तर आपके पास दोस्तों रहेगा काली मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए दोस्तों, एक मिट्टी रहती है इसमें जिसे हम ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं, ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल आप यहां से याद रख सकते हैं। तो ब्लैक कॉटन सॉइल इसमें कॉटन जो है आ गया है, तो इसीलिए ये जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल की अगर हम बात करें तो इस पर किसी भी तरह की आप जो है मकान की कंस्ट्रक्शन जो है वो उपयुक्त नहीं रहती है, क्योंकि इसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी रहती है वो काफी ज्यादा कम रहती है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है। तो यहां से परे हटकर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी आपको जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सबसे बड़ा हिमनद स्थित है किस रेंज में, लद्दाख रेंज में, काराकोरम रेंज में, सुलेमान रेंज में या फिर हिंदू कुश रेंज में। सबसे बड़ा जो हिमनद है, ग्लेशियर आपके पास जो रहता है वो सबसे बड़ा किस रेंज में स्थित है, लद्दाख रेंज में, काराकोरम रेंज में या फिर सुलेमान रेंज में या फिर हिंदू कुश रेंज में। जल्दी से अपना उत्तर लाइव चैट में बता दीजिए। 10 से 15 सेकंड का आपको समय यहां पर दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है अपना उत्तर बता रहे हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका प्रश्न है, साथ में ऑप्शन है, उत्तर लाइव चैट में आप बता सकते हो और मॉक टेस्ट आपका इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका काराकोरम रेंज में। जी हाँ दोस्तों, काराकोरम रेंज की अगर हम बात करें तो काराकोरम रेंज आपकी भारत, पाकिस्तान, चाइना तक जो है वो फैली हुई है, इसका विस्तार है, ठीक है। कुल मिलाकर जो है इसके विस्तार की अगर हम बात करें, भारत में जो इसका विस्तार है वो ज्यादातर आपका लद्दाख जो है वो रीजन जो है वहां पर रहता है, ठीक है। लद्दाख में आपका काराकोरम का जो है ज्यादा यहाँ पर रहता है, ठीक है, विस्तार। और 3 तरह के मैंने देश बताया आपको, आपका भारत आ गया, फिर पाकिस्तान आ गया और तीसरा आपका जो है वो चाइना आ गया। तो वहां पर काराकोरम रेंज जो है आपका विस्तार है, ठीक है, काफी फैला हुआ विस्तार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, जासवान राज्य की राजधानी कहाँ थी। जासवान या फिर जसवां, यहाँ पे जसवां होना चाहिए था, तो जसवां राज्य की राजधानी कहाँ थी, जसूर में, राजपुरा में, नादौन में या फिर इनमें से कोई नहीं। जसवां राज्य की राजधानी कहाँ थी, जसूर में थी, राजपुरा में थी या नादौन में थी या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दीजिए आप। तो काफी अच्छे तरीके से सभी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे, धीरे धीरे नोटिफिकेशन जाएगी तो धीरे धीरे जो है सभी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ेंगे। और यहाँ पर जसवां राज्य की अगर राजधानी की हम बात करें तो आपके पास थी राजपुरा में, ठीक है, आपको यहाँ पर जो है याद रखना है, राजपुरा में जो है आपकी जसवां राज्य की राजधानी थी। बाकी जसूर आपका कांगड़ा के क्षेत्र में आ गया, नादौन आपका हमीरपुर के क्षेत्र में आ गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश किस ओर अवस्थित है, पूर्वी हिमालय में, उत्तरी हिमालय में, दक्षिणी हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में। जल्दी से अपना उत्तर यहां पर बता दीजिए लाइव चैट में, समय आपको दिया जाता है तो अच्छे से आप बता सकते हैं। हिमाचल प्रदेश अवस्थित है पूर्वी हिमालय में, उत्तरी हिमालय में, दक्षिणी हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में।
तो इस बार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट को जो है आपने क्लियर करना है, साथ में जो भी आपका एग्जाम है, चाहे वो क्लरिकल का है, चाहे जितने भी आने वाले एग्जाम है, सबको यहाँ पे क्लियर करना है आपको। इसीलिए इस तरह की जीके सीरीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश अवस्थित है आपका पश्चिमी हिमालय में, आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो आपका इस तरह से हिमालय जो रीजन रहता है आपका, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश अवस्थित रहता है वो हिमालय के इस रीजन में रहता है, पश्चिमी हिमालय की ओर रहता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो रीजन रहते हैं वो किसी रीजन में आपके पास नेपाल आ जाएगा, किसी में आपके पास तिब्बत आ जाएगा, तो इस तरह से जो है काफी ज्यादा रीजन में यहाँ पे डिवाइड है हिमालय। तो पश्चिमी हिमालय में आपका हिमाचल प्रदेश रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है। आपको बताना है कि अर्जिकिया जो है वो किस नदी का वैदिक नाम है। सतलुज का है, ब्यास का है, रावी का, ये यमुना का। वैदिक नाम आ गया आपका, सांस्कृतिक नाम आ गया आपको। आप जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम आपको एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसीलिए इस तरह का प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो अर्जिकिया किस नदी का वैदिक नाम है। सतलुज का है, ब्यास का है, रावी का है या फिर यमुना का है। जल्दी से उत्तर बता दीजिए, 10 से 15 सेकंड्स का समय आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए उत्तर। तो इसका आपके पास सही उत्तर रहेगा ब्यास। जी हाँ दोस्तों, ब्यास नदी का जो आपके पास वैदिक नाम रहता है वो अर्जिकिया रहता है, याद रखना है आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है। जो आपका रोहतांग दर्रा है उसकी ऊंचाई कितनी है। 3740 मीटर, 4520 मीटर, 3978 मीटर, 3756 मीटर। तो चलिए जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे चला हुआ आप लोगों का, जल्दी से व्यूअर्स जो है जुड़ जाइए, ठीक है। हमारा जो ये मॉक टेस्ट रहता है वो 30 मिनट के करीब का ही रहता है, ज्यादा हम यहाँ पर बढ़ाते नहीं है, तो जल्दी से जुड़ जाइए। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है, जल्दी से बता दीजिए सभी अपना उत्तर। जी सोच कर बताइए, जल्दी से बता दीजिए। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो आपके पास रहती है 3978 मीटर। और कई जगह आपने देखा होगा ये जो आपके पास लिखी होती है, ठीक है, अप्रोक्स जो ले लेते हैं 3980 भी लिखी होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। एग्जैक्ट जो आपके पास रहती है 3978 रहती है, बट यहाँ पर जो है वो कई बार जो है मैक्सिमम टाइम बुक्स में भी आप देखोगे तो 3980 जो है वो कई कई जगह लिखी होती है, तो 3978 भी मिल सकती है और 3980 भी आपको मिल सकती है, ठीक है। और रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें तो आपके पास जो कुल्लू घाटी रहेगी और साथ में लाहौल एंड स्पीति की जो घाटियां हैं उसके बीच में जो है ये अवस्थित है, ठीक है। उसके बीच में ये रहता है रोहतांग दर्रा, ठीक है। और अगर हम इस दर्रे की बात करें तो पीर पंजाल रेंज में ये दर्रा आता है, तो कई ज्यादा क्वेश्चन जो है यहीं से आपके अराइज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है शिवपुरी झरना कहाँ है। आपको बताना है शिवपुरी झरना कहाँ है, जल्दी से बता दीजिए। किन्नौर में है, मंडी में है, सिरमौर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो शिवपुरी झरना है आपका, यहां मैं आपसे पूछूंगा शिवपुरी झरना कहाँ है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है साथ में कि ये गर्म पानी का झरना है या फिर ठंडे पानी का झरना है। जल्दी से आपको ये भी बताना है, ठीक है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप खुद से बताएंगे। तो शिवपुरी झरना कहाँ है, किन्नौर में है, मंडी में है, सिरमौर में है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा सिरमौर में। जी हाँ दोस्तों, सिरमौर में जो है आपका शिवपुरी झरना रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में मनु मंदिर अवस्थित है कहां पर। मनाली में, बुशहर में, गासोता में, या फिर शांशर में। जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए। मनु मंदिर, यहाँ पर मंदिर हमने इसमें इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि मंदिर से संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको जो है इस तरह के क्वेश्चंस लाने का मेन मोटिव हमारा यही होता है कि पैटर्न आपको समझ आए कि किस लेवल के और किस तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं HPSSC द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश में मनु मंदिर अवस्थित है, मनाली में है, बुशहर में है, गासोता में है, या फिर शांशर में है। जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। 5 से 10 सेकंड का समय। काफी अच्छे तरीके से सभी जो है जुड़ रहे हैं, तो स्वागत है आप सभी का। तो इसका सही उत्तर रहेगा शांशर में, ठीक है। शांशर में जो है आपका मनु मंदिर अवस्थित है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें। बैंगन में, गाजर में, मक्का अनाज में, प्याज कंद में।
ठीक है, बता दीजिए जल्दी से विटामिन ए जो है किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसमें से? बैंगन में पाया जाता है, गाजर में, मक्का अनाज में या फिर प्याजकंद? प्याजकंद आपके पास जो ऑनियन बल्ब रहता है आपके पास, ठीक है, यही कहते हैं ऑनियन बल्ब। तो जल्दी से बता दीजिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। काफी अच्छे तरीके से आप उत्तर दे रहे हैं। तो ये आपके पास एक जीएस का प्रश्न है, जनरल साइंस का, ठीक है, सामान्य विज्ञान का है। विटामिन से संबंधित प्रश्न काफी ज्यादा टाइम पूछे जाते हैं। तो जी इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा गाजर। गाजर में जो विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जितनी ज्यादा आप गाजर खाओगे उतने ज्यादा जो कम जो है आपको चांसेस रहते हैं, जो रंधोती रोग रहते हैं आपके, इस तरह के रोग से जो है काफी ज्यादा जो है आप बचकर रहोगे, ठीक है, गाजर खाने से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ताम्र के जो सिक्के थे वो सबसे बड़ी संख्या में किसके द्वारा जारी किए गए थे? शक द्वारा, ग्रीक द्वारा, कुषाण द्वारा या फिर सातवाहन द्वारा? इसका भी उत्तर बता दीजिए। सबसे बड़ी संख्या में ताम्र के सिक्के आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चंस पढ़िए, आपके पास ऑप्शन पढ़िए और उत्तर लाइव चैट में बताइए। शक द्वारा जारी किए गए थे, ग्रीक द्वारा, कुषाण द्वारा या फिर सातवाहन द्वारा? तो चलिए इसका उत्तर आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ी संख्या में जो ताम्र के सिक्के थे वो कुषाण द्वारा जो है जारी किए गए थे, ठीक है। इसके बारे में जो विस्तृत जानकारी हम आपको जरूर देते हैं, बट काफी ज्यादा लंबी विस्तृत जानकारी है, इसीलिए मॉक टेस्ट में हम इस तरह के सिर्फ आपसे प्रश्न ही पूछेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, रैयतवारी प्रथा किस वर्ष लागू की गई थी? जो रैयतवारी प्रथा थी आपकी वो किस वर्ष लागू की गई थी? 1803 में, 1820 में, 1825 में या फिर 1905 में? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए कि 1803 में, 1820 में या 1825 में या फिर 1905 में जो रैयतवारी प्रथा थी। देखिए जितनी भी इतिहास में प्रथाएं हैं, चाहे सती प्रथा है, रैयतवारी प्रथा है, इस तरह की काफी ज्यादा प्रथाएं प्रचलित हैं। तो आपको प्रथाओं से जो जो प्रचलित हैं उनको याद रखना है। उनको याद रखने का एक सिंपल सा फंडा यही है कि आप वो याद रखिए कि कब लागू की गई थी और क्या कुछ उसमें रहा था। बाकी इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट रहता नहीं है। तो रैयतवारी प्रथा की अगर हम बात करें तो ये 1820 में आपके पास लागू की गई थी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके पास, लाला लाजपत राय को किसके विरुद्ध विरोध करने के लिए मरते तक पीटा गया? लाला लाजपत राय पर आप जानते हैं कि लाठियां बरसाई गई थी। तो वो लाठियां जो थी वो किसके विरुद्ध जो है विरोध करने पर मरते दम तक जो है वो बरसाई गई थी? जलियांवाला जनसंहार की, गांधी इरविन जो संधि हुई थी उसकी, साइमन कमीशन की या फिर इनमें से कोई नहीं? किसका विरोध करने पर? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। आपको यहाँ भी 10 से 15 सेकंड का समय जो है दिया जा रहा है। चलिए काफी अच्छे तरीके से सभी उत्तर बता रहे हैं, जुड़ रहे हैं धीरे धीरे और अच्छे से सभी उत्तर बता रहे हैं। नाम हम आपका इसलिए नहीं लेते हैं दोस्तों क्योंकि अगर मैं एक किसी का नाम लूंगा तो दूसरा यहाँ पे बुरा मान जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो है वो अपना उत्तर जारी रखें, अपनी यहाँ पर प्रिपरेशन जारी रखें। तो इसका सही उत्तर रहेगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो जब भारत आया था तो साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए गए थे, ठीक है। और उसी बीच लाला लाजपत राय पर जो है वो लाठियां बरसाई गई थी और उसके कारण जो है उनकी मौत हो गई थी। तो मरते दम तक जो है उनको पीटा गया था, ठीक है, लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करने पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करती है? वायुमंडल की कौन सी परत वायुयानों की उड़ान के लिए आदर्श परिस्थिति यानी कि जो आइडल सिचुएशंस रहती है, ठीक है, वो प्रदान करती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल? इस प्रश्न का सिंपल सा यहाँ पर अर्थ यही है कि किस परत में जो है वो वायुयान जो है आसानी से उड़ सकते हैं, ठीक है। आदर्श परिस्थिति जो है प्रदान करती है जो आपके पास वायुयान रहते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर वायुमंडल में? काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर देते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर जिसे हम कहते हैं। तो समताप मंडल में जो है वो वायुयान जो है आसानी से उड़ सकते हैं और
काफी ज्यादा आइडल्स जो है वो उपस्थिति प्रदान करती है वायुमंडल में, ठीक है। समताप मंडल जो रहता है इसी में जो है, इसी रीजन में जो है वायुयान आपके उड़ते हैं, ठीक है, समताप मंडल में, आपको याद रखना, स्ट्रेटोस्फीयर में। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न है आपका, कौन सा दर्पण शेविंग मिरर के रूप में उपयोग में लाया जाता है? कौन सा दर्पण शेविंग मिरर के रूप में उपयोग में लाया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं? देखिए कई इंग्लिश मीडियम में भी आपने साइंस पढ़ी होगी, तो कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, प्लेन मिरर या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए जो शेविंग मिरर हम यूज करते हैं, ठीक है, शेविंग मिरर जो उपयोग में लाया जाता है, कौन सा दर्पण उसमें रहता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण? तो काफी अच्छे तरीके से सभी दे रहे हैं और काफी बेसिक सा प्रश्न है ये, काफी ज्यादा कंप्यूटर एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा, क्या रहेगा? जल्दी से बता दीजिए। मैं सभी का यहाँ पे उत्तर का वेट कर रहा हूं ताकि सभी जो है वो बताएं और काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर उत्तर दें, ठीक है। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास अवतल दर्पण यानी कि कनकेव मिरर, ठीक है। आपको जो है ये याद रखना है कि अवतल दर्पण, या फिर आप केव से याद रख सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न है शेविंग मिरर वाला, तो आप केव याद रखिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है शेविंग मिरर के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस वजह से आकाश का रंग नीला होता है? ये तो आपने 9वीं 10वीं में पढ़ा हुआ है। तो निम्न में से किस वजह से आकाश का रंग नीला होता है? परावर्तन के कारण यानी कि रिफ्लेक्शन के कारण, या फिर प्राकर्षण का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है लाइट की, उस कारण, या फिर विवर्तन द्वारा, डिफ्रैक्शन द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए उत्तर। 10 से 15 सेकंड का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए उत्तर अपना। इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। स्कैटरिंग होती है जब लाइट की, तो आपके पास जो है उस वजह से आपको जो है आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको ये जो है वो कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, लाल मिर्च उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं? इसका भी उत्तर जल्दी से बता दीजिए। लाल क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? टमाटर उत्पादन से, लाल मिर्च उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से, या इनमें से कोई नहीं? 10 से 15 सेकंड का समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। काफी अच्छे तरीके से सभी जो उत्तर दे रहे हैं लाइव प्रीमियर में भी। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा दोस्तों टमाटर उत्पादन से। टमाटर उत्पादन से जो आपका लाल क्रांति का जो है वो संबंध है। तो आपको इस तरह की जो भी क्रांतियां जो है वो शुरू की गई, चाहे वो श्वेत क्रांति हो, ठीक है, चाहे वो आपके पास हरित क्रांति हो, लाल क्रांति हो, जितनी भी क्रांतियां हैं बेसिकली आपको याद रखनी है, क्योंकि इस तरह की प्रश्न जो आपसे काफी टाइम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रूप से भारतीय नागरिकता मिल सकती है? अगर आपको भारतीय नागरिकता लेनी है तो वो किस रूप से मिल सकती है? जन्म द्वारा मिल सकती है, प्राकृतिक रूप से मिल सकती है, या फिर रजिस्ट्रेशन द्वारा मिल सकती है, या फिर इन सभी तरीकों से आपको जो है वो भारतीय नागरिकता मिल सकती है? अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से आप अपना उत्तर बता दीजिए कि भारतीय नागरिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। भारतीय नागरिकता, यस 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 यस, सभी अच्छे से उत्तर यहाँ पे दे रहे हैं, काफी अच्छे तरीके से सभी जो है उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर आपके पास रहेगा ये सभी। जी हाँ दोस्तों, ये सभी किस तरह से रहेगा, क्योंकि जन्म अगर आपका भारत में होता है तब भी आपको भारतीय नागरिकता मिलती है, ठीक है। अगर प्राकृतिक रूप से क्या रहेगा? प्राकृतिक रूप से यही रहेगा कि प्राकृतिक रूप से अगर आप भारत में जन्म लेते हैं, ठीक है, नेचुरल वही रहा ना कि नेचुरल तरीके से अगर आप भारत में जन्म लेते हैं तो वो भी आपको भारतीय नागरिकता देता है। बाकी रजिस्ट्रेशन द्वारा, रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाते हैं, ठीक है, वो उसके लिए अलग सी प्रोसेस रहती है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत भी आपको भारतीय नागरिकता जो है वो मिल सकती है। तो ये सभी जो है जो आपके पास रहते हैं जिससे आपको जो है भारतीय नागरिकता मिल सकती है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? कांग्रेस का वह कौन सा अधिवेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज जो है स्वराज जो है घोषित किया गया? जल्दी से इसका भी उत्तर बता दीजिए।
वेट कर रहे हैं हम लाहौर के अधिवेशन में, कराची के, लखनऊ में या पूना के? ठीक है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, काफी अच्छा प्रश्न है ये, तो जल्दी से इसका उत्तर बता दीजिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज स्वराज घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास लाहौर। लाहौर के अधिवेशन में जो है वो पूर्ण स्वराज जो है वो घोषित किया गया था और कांग्रेस का ये अधिवेशन रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनाम सो झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यूनाम सो झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में, किन्नौर में, चंबा में या फिर कुल्लू में? यूनाम सो झील बताना है आपको जल्दी से। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में तो आपके पास सोरंग झील और आपके पास नाको झील ही रहती है, तो इसको तो हम यहाँ पर हटा ही देंगे। बाकी चंबा की बात करें तो चंबा में आपके पास मणिमहेश झील आ गई, आपके पास लामा झील आपके पास आ गई, ठीक है, महाकाली झील आ गई, इस तरह की झील रहती है तो ये भी हटा दीजिए। बाकी लाहौल और कुल्लू स्पीति में से अगर हम बात करें तो किस में रहेगी? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपके पास रहेगा लाहौल स्पीति। यूनाम सो झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील, ये सभी झीलें जो आपके पास हैं वो आपकी किस जिले में रहेंगी? लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कौन सी है? शिल्ली है, कांगड़ा है, हमीरपुर है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना उत्तर बता दीजिए। काफी ज्यादा यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है मजेदार ये प्रश्न पूछा है और काफी ज्यादा जो है बेसिक लेवल का पूछा है, आसान तक जो है प्रश्न पूछा है। हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? शिल्ली में है, कांगड़ा में है, हमीरपुर में है या इनमें से कोई नहीं? वो आपके उत्तर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, सभी अपना उत्तर जो है दे दीजिए। गलत होता है गलत दीजिए, कोई बात नहीं, यहां पर जो है आपकी रिवीजन होगी, क्विक रिवीजन होगी, आपको जो है गलत उत्तर देने का भी यहां पर फायदा मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास शिली। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के जो है वो जीके सेक्शन हमारी जो हमने कंप्लीट की हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की प्रिपरेशन के लिए। और उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, जिसमें हमने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान कवर किया, भारत सामान्य ज्ञान कवर किया, भूगोल कवर किया, सामान्य विज्ञान कवर किया। तो दोस्तों हर रात की तरह हमने आज रात भी ये क्लास आप लोगों के लिए लेकर आई थी। उम्मीद करता हूं कि ये क्लास भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। अपनी जो है वो फीडबैक जरूर दें हमें कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है इससे कितना फायदा हो रहा है, ठीक है, ताकि हम जो है इसी तरह की क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।